स्वागत है आपका एक नए वीडियो में बच्चों। आज के इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2020 से 2025 के बीच में पूछा गया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना कब होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना, पहला आंसर होगा बताना आप लोग, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश समान माध्यम में चलता है, जब प्रकाश वापस आता है, जब प्रकाश रुक जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, एक आंसर आपको चुनना है। तो पहले बात समझ लो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, जैसे यहाँ पे हवा है बच्चों और यहाँ पे नीचे पानी है, तो जब भी प्रकाश इस हवा से पानी में एंटर करेगा तो इसके दिशा में बदलाव आता है बच्चों, और इसी बदलाव को हम कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं बाबू बच्चों? इसी बदलाव को अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनमें अपवर्तन होगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए होगा। चलो हाँ, स्नेल का नियम किससे संबंधित है बच्चों? आंसर बताइएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से। चारों ऑप्शन में आप लोग आंसर दोगे। तो बच्चों स्नेल का जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी होती है बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, बताइए, अनंत, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो बच्चों एक बात याद रखना है, एक उत्तल दूसरा अवतल, ये वर्ड दोनों याद रखना है बच्चों। जो उत्तल होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा, जो उत्तल होगा उसकी हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होगा, और जो अवतल होगा उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना है, चाहे उत्तल में लेंस हो या दर्पण हो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा, चाहे अवतल में लेंस हो या दर्पण हो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? उत्तल लेंस है, तो लेंस हो या दर्पण हो इससे क्या मतलब है हमें? इसका आंसर बच्चों क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होगा। चलो, अवतल लेंस को बच्चों क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बोलोगे, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो बच्चों अवतल लेंस को कहा जाता है, देख लो बच्चों, 2 प्रकार की लेंस होती है, 2 प्रकार की लेंस है। एक जो उत्तल लेंस है, ये किरणों को क्या करती है? किरणों को अभिसरित करती है बच्चों। ये क्या करती है? किरणों को अभिसरित करती है। अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाती है, दूसरा होता है अवतल लेंस, जो किरणों को क्या करती है? एक बिंदु से चारों ओर फैलाती है। इसको कहा जाता है अपसरित बच्चों, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसरित कहा जाता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। तो अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा बच्चों? अवतल लेंस को कहा जाएगा अपसारी लेंस कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो किरण निकलती है तो चारों ओर फैलते जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, बी पर टिक लगाओगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और उत्तल लेंस में कुछ स्थिति बता रहा हूं। ये F हो गया, ये 2F1 है, ठीक है, और ये फिर से यहाँ दाएं तरफ F, और ये 2F हो गया बच्चों। जब और इसके इस तरफ मान लो अनंत है, ठीक है, इधर भी क्या मान लो बच्चों? अनंत है, ठीक है। तो मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जब अनंत पे रखा जाएगा, देखो 1 2 3, इधर भी है 1 2 3, देखो इसमें पहला कौन है? देख लो अनंत है, तो इसमें यहां बनेगा। जब बच्चों अनंत पे कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ठीक है बच्चों। जब अनंत और 2F के बीच रखा जाएगा तो इसके बाद बाबू जितना स्टेप हम इधर बढ़ेंगे उतना ही इसका प्रतिबिंब दाएं तरफ बढ़ते जाएगा। ये बात याद रखना। अभी हमने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। जब अनंत और 2F के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और 2F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? F और 2F के बीच बनेगा। जब हम 2F पे रखेंगे तो बच्चों 2F पे रखेंगे तो अब कहाँ बनेगा? अब
इसके बाद क्या आएगा, 2f आएगा। जब 2f पे रखेंगे तो बच्चों 2f आएगा। इसी प्रकार हम 2f1 और f1 के बीच रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच हम वस्तु को रखेंगे तो बच्चों इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा f, हाँ 2f2, ये f2 हो गया, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। तो बच्चों ये बात आपको याद रखना। इसी प्रकार f पर रखेंगे, जब हम वस्तु को f पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना है, जब यहाँ इसके बाद यहाँ आओगे ना तो इसका प्रतिबिंब बेसिकली आभासी बनता है। इसका यहाँ पे जब वस्तु को रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। यही एक एक्सेप्शन है, नहीं तो ऐसे आप याद रख सकते हो बच्चों। आ जाओ आगे हम तो हाँ, क्वेश्चंस क्या है कि जब मुख्य फोकस पे रखी जाती है तो बच्चों जब मुख्य फोकस पे रखा जाएगा तो कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे बनेगा बच्चों, अनंत पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बच्चों एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा उत्तल लेंस होता है और दूसरा होता है बच्चों अवतल लेंस होता है। तो एक बात याद रखना कि जो अवतल लेंस होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी बनाएगा। और एक बात और याद रखना, जो आभासी बनाता है वो सीधा भी बनाता है, वो जो आभासी बनाता है वो साथ साथ सीधा भी बनाता है। अच्छा एक और इसमें बात याद रखना, इनका जो आवर्धन होता है वो हमेशा पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ याद रखना है इसके बारे में। जबकि उत्तल लेंस होता है ना, ये वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो एक केस आता है वहाँ पे ये आभासी बनाता है जब F और O के बीच रखा जाता है, यानी मुख्य फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है, तब उत्तल लेंस में आभासी बनता है। अन्यथा हर एक एंगल में, हर एक दृष्टिकोण से ये वास्तविक बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो आंसर क्या होगा, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है बाबू, अवतल लेंस में क्या होता है बाबू, आभासी और सीधा। तो ऑप्शन नंबर डी पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो बच्चों लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक बताओगे, न्यूटन, डायोप्टर, सेंटीमीटर, मीटर, चारों में से ऑप्शन बच्चों बताओगे। तो बच्चों इसका आंसर होगा डायोप्टर होगा। लेंस की जो क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं लेंस की फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो बच्चों क्षमता निकालने का सूत्र P बराबर एक होता है 100/F। जब F का मान सेंटीमीटर में दिया हो, ये फार्मूला तब रखोगे। अच्छा एक और फार्मूला बता रहा हूँ, जब P बराबर 1/F भी रखोगे जब F का मान मीटर में दिया गया हो। तो अब बताओ कि इनमें क्या अप रखोगे। तो यहाँ पे देखो F का मान 20 दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये वाला फार्मूला रख लो, 100 ऊपर रहेगा, नीचे F का मान 20 दिया है, तो 0 से 0 कटा दो, 2 पचे 10, आंसर आया बच्चों 5 आया। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा लो बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल था ये, लगभग हर एक साल ये एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है, वैल्यू बदल करके पूछेगा ये। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, बताओगे। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वापस आ जाती है, सीधा चली जाती है, अविलंब से दूर मुड़ती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। तो बच्चों 2 केस होता है, उन दोनों केसों को समझ लो। जैसे ये विरल माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। विरल माध्यम मतलब हवा समझ लो, और सघन माध्यम मतलब पानी समझ लो या कांच समझ सकते हो। तो जब प्रकाश इस विरल से सघन में आएगा तो ये बेसिकली अविलंब की ओर मुड़ता है, ये है अविलंब बच्चों, ये क्या है, अविलंब है, ठीक है। थोड़ा देख सकते हो हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। दूसरा देख लो, हाँ एक सघन माध्यम, ये है मान लो कांच है, क्या है बच्चों, ये है कांच, ठीक है।
जब प्रकाश कांच से ये हवा में आएगा तब क्या होगा बच्चों, एक मिनट, जब प्रकाश ये कांच से ये नीचे हवा है तो ये हो गया सघन माध्यम, नीचे वाला हो गया ये विरल माध्यम बच्चों होगा। तब ऐसे में क्या होगा, जब भी प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो ये अभिलंब से बच्चों दूर जाता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है, हमारा आंसर क्या होगा, इन्होंने क्या पूछा है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा बाबू, अभिलंब से दूर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चल अभी देखते हैं, पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, यह किस घटना के कारण होता है। पानी से भरे गिलास में, जब किसी भी पानी में जैसे ग्लास हो, ठीक है, इसमें पानी भरा हो ये, और इसमें कोई भी हम छड़ी रख देंगे तो छड़ी कुछ मुड़ा हुआ ऐसे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बाबू, तो याद रखो ऊपर हवा है, नीचे पानी है। जब प्रकाश हवा से पानी में आता है तो उसकी दिशा में बदलाव होता है, चेंजिंग होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो हम वस्तु को क्यों देखते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रकाश आता है। जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो सीधा नहीं आ रहा है, वो मुड़ते हुए आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सीधा, यहाँ से मुड़ जा रहा है, इसलिए हमें ऐसा आभास होता है कि जो छड़ी है मुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको याद रखना था। आंसर क्या होगा बाबू, अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा या व्यतिकरण होगा, बताइएगा बाबू आंसर क्या होगा इनमें, बोलिए तो। इसका आंसर होगा बाबू अपवर्तन, अपवर्तन की वजह से होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चल, उत्तल लेंस से जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइएगा बाबू। जब उत्तल लेंस में हम 2f पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा क्या, f पे बनेगा, या 2f पर ही बनेगा, या f या 2f के बीच बनेगा। तो बाबू जब भी आप देख लो, जैसे ये उत्तल लेंस है, ठीक है बाबू, यहाँ f हो गया, यहाँ पे 2f हो गया, फिर से यहाँ भी f है, यहाँ पे 2f हो गया। जब ये अनंत हो गया, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, ये अनंत हो गया, ये भी अनंत हो गया। तो जब भी हम अनंत पे रखते हैं तो f पे बनता, देखा, अनंत पे रखेंगे तो f बनेगा। थोड़ा सा और खींच खाएंगे, अब अनंत और 2f के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच बनेगा। जब 2f पे रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f पे बनेगा, ठीक है, ये समझ दो। 2f पे रखेंगे तो प्रतिबिंब देख लो 2f पे बन रहा है, जब 2f और f के बीच रखेंगे तो अनंत और 2f के बीच बन रहा है, जब f पे रखेंगे तो बेसिकली अनंत पे बनेगा। अच्छा, जब इनके बीच रखते हैं तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये याद करने का एक ट्रिक्स है। तो क्या होगा आंसर बाबू, 2f पे होगा, आंसर क्या होगा, 2f होगा। चल, निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। बाबू निकट दृष्टि दोष सबसे पहले समझो कि क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है बताइए। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है ना, निकट की वस्तु को ये साफ हाँ देख पाते हैं, ठीक है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं। मतलब ये है, इस स्थिति में होता यह है कि व्यक्ति का जो दूर की वस्तु को नहीं देखने का क्या रीजन है, इनकी व्यक्ति का जो आँख का जो लेंस होता है ना, जो आँख का लेंस होता है, जो आँख का यहाँ पे जो बाबू लेंस होता है, ठीक है, इसकी जो फोकस दूरी, जब भी ये दूर से आता है प्रकाश तो इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बनता है। मतलब यहाँ पे इसकी फोकस दूरी क्या हुआ है, अगर देखोगे तो फोकस दूरी बाबू यहाँ पे घट जाता है।
जब फोकस दूरी घट जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फोकस दूरी को बढ़ाना है। तब वो फोकस दूरी कैसे बढ़ेगा, अब हमें पता करना पड़ेगा कि कौन फोकस दूरी को बढ़ाने का काम करता है और कौन फोकस दूरी को घटाने का काम करता है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो दो प्रकार के हमारे पास लेंस होता है, एक जो होता है फोकस दूरी को बढ़ाता है वो होता है अवतल लेंस, और दूसरा होता है उत्तल लेंस जो फोकस दूरी को घटाता है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे अवतल लेंस बाबू, लगाएंगे अवतल लेंस लगाएंगे तो इसकी फोकस दूरी बढ़कर ये रेटिना पे आ जाएगा और ऐसे कंडीशन में, हाँ ऐसे कंडीशन में बस व्यक्ति को साफ सुथरा दिखाई देगा, यही रीजन है। तो आंसर बाबू क्या होगा, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। बताइए तो आंसर क्या होगा बाबू, उत्तल और माफ करना अवतल लेंस होगा। ठीक है, ठीक इसके विपरीत अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है, तो इसके विपरीत आंसर क्या दोगे, उत्तल लेंस दोगे। ठीक है, याद रखना बाबू यहाँ पर। चल, प्रकाश का अपवर्तन हमेशा होता है, प्रकाश का बाबू अपवर्तन हमेशा कितना होगा, देखो अपवर्तन का सूत्र होता है C/N, C/V। C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक बराबर। अब V होता है जिस माध्यम में निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बाबू सबसे याद रखो, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो सबसे अधिक है। क्या है ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इससे अधिक किसी का नहीं होता, इससे कम ही सबका चाल होता है। तो ऊपर वैल्यू बाबू बड़ा है, नीचे जो भी माध्यम, कोई भी माध्यम होगा उसकी जो चाल होगा इससे कम ही होगा। तो ऊपर बड़ा वैल्यू, नीचे छोटा वैल्यू, मतलब क्या होगा, 1 से ये अधिक आएगा, इसका जो 1 से जो मान आएगा अधिक आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, प्रकाश का अपवर्तनांक हमेशा 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये पूछे हैं। तो बाबू ऐसे में आसान है तरीका कि वायु, पानी का जो अपवर्तनांक है यानी अपवर्तनांक वाटर का है 4/3 है वायु के सापेक्ष। तो हमसे पूछे हैं कि बाबू आप हवा का अपवर्तनांक याद करिए, तो कुछ करना नहीं है आप, हाँ हवा का अपवर्तनांक निकालना है, इसके सापेक्ष तो क्या करोगे आप, इसका अपवर्तनांक। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ हाँ, अब क्या करोगे, ऊपर अब हवा का अपवर्तनांक रखोगे, अपवर्तनांक ऑफ एयर, और नीचे क्या होगा, अपवर्तनांक ऑफ वाटर रख लो। तो ऊपर क्या होगा, इसका मान 1 होता है, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, इसका मान कितना है 4/3। तो 3 बाबू ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। देख लो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, 2, 1, 3/4, 4/3। ऑप्शन बताइए तो 3/4 होगा। मैं एक बार कैमरा मिला ले रहा हूं, देख ले रहा हूं साफ सुथरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, ये भी काम कर रहा है। चल, अब यहां पर है यदि वस्तु उत्तल लेंस के सामने F और 2F के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंब क्या होगा। हाँ, तो एक बार और वही मैं चीजें बना ले रहा हूं। यहाँ F है, यहाँ पे 2F है, हाँ यहाँ पर F है और यहाँ पे 2F है। तो बताइए, ये पूछ रहे हैं कि F और 2F के बीच जब वस्तु को रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, इधर अनंत है बाबू, इधर भी क्या है, अनंत है। ठीक है, आंसर बोलोगे अनंत पे बनेगा, पहले देख लेते हैं। F पर बनेगा, F और 2F के बीच बनेगा या 2F के पार बनेगा। तो बाबू मैं बोला अनंत पे रखेंगे तो F पे बनता है, इसके बीच रखते हैं तो F और 2F के बीच बनता है, फिर से ये 2F पे लाएंगे तो 2F पे बनेगा, F और 2F के बीच रखेंगे तो अनंत और मतलब इसके बीच बनेगा, यानी 2F के बाद बनता है। 2F के बाद बताओगे, 2F के पार बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा, ए होगा। मुझे आशा है आपको मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता इन्होंने पूछा है।
तो क्षमता के लिए अभी मैं दो फॉर्मूला बताया, P बराबर बाबू बताया P बराबर 100/F, दूसरा था P बराबर 1/F। ये जब सेंटीमीटर में हो तब रखेंगे, ये मीटर में होगा तब रखोगे। F का मान अगर मीटर में दिया रहेगा तब ये रखोगे। ठीक, देखो बाबू, तो रखते हैं हम लोग, दिया है इन्होंने सेंटीमीटर में, ये पहले वाला फॉर्मूला रख लेंगे। तो 100 होगा, F का मान बाबू 10 दिया है, तो 10 दहिया का होता है 100, तो F का मान, P का मान आया 10, डायप्टर आ गया। आंसर मिला लेते हैं। ये गलत है, ये भी बाबू गलत है। अब यहाँ पे मजे वाली बात है कि दो आंसर दिया है, -10 होगा कि +10 होगा। याद करो, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि उत्तल जहाँ भी दर्पण होगा या लेंस होगा उसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है, और जहाँ भी अवतल दर्पण होता है या लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी बाबू क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ भी माइनस रखोगे, जब ये माइनस में रखोगे तो आंसर आएगा जो वो भी माइनस में आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताइए मजा आया कि नहीं बाबू? मजा आया तो बताइएगा आप लोग को। आवर्धन की परिभाषा बाबू बताइएगा, आवर्धन की परिभाषा क्या होता है? तो आवर्धन बराबर होता है कि वस्तु की ऊंचाई, माफ करना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई हो गया। ठीक है बाबू, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसी प्रकार आप ये भी देखोगे m बराबर प्रतिबिंब की दूरी यानी v बटा वस्तु की दूरी u होगा। तो ये भी देख सकते हो, v जो होता है प्रतिबिंब दूरी और u होता है वस्तु दूरी। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ए होगा क्या? बिल्कुल नहीं है। बी होगा, ए सी होगा? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मुझे बी सही लग रहा है बच्चों, तो आप बी पर टिक लगा लोगे। ठीक, बराबर। आ जाते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश। तो बाबू सबसे पहले आपको मैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मीनिंग समझाऊंगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मीनिंग क्या होता है बाबू? मान लो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम मतलब ये मान लो कोई पानी है, ठीक है, ये पानी है और ऊपर क्या है बच्चों? ये हवा है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐड है। 3-4 क्वेश्चन अगर यहाँ पे समझ लोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये सघन माध्यम मतलब पानी है, ऊपर हवा है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो पहली बात याद रखना कि ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कैसे होता है वो समझो। जब प्रकाश, मान लो ये अभिलंब, यहाँ पे ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब होगा कुछ समथिंग। तो जब प्रकाश यहाँ से ऐसे जाए और यहाँ पे ये आई का मान बनेगा, ये क्या होगा? आई मतलब आपतन कोण। ठीक है, और एक ऐसा एंगल पे कि ये जो आर हो, ये कुछ ऐसे निकल जाए, ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेसिकली ये वाला जो किरण है ये समतल निकल जाए, तो यहाँ पे जो कोण होता है वो 90 का बनता है। यहाँ पे जो आर होता है बेसिकली बाबू 90 का बनता है। तो इस आई कोण को हम बोलते हैं बाबू क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। समझते रहिएगा, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी आई के एक ऐसा मान जहां पे आर 90 डिग्री हो, समझो, आई का ऐसा मान, आई का मान, एक ऐसा मान जहां पे है, जहां आर जो हो 90 डिग्री हो, तो इस आई का जो मान होगा उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? इन्हीं को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझना इस बात को। तो इस आई क्रांतिक कोण पर ये आर जो होता है 90 डिग्री बनता है। अब जैसे ही यहां से मान लो जो भी होगा इसका मान 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी होगा, यहाँ से थोड़ा भी अगर हम एंगल जब बढ़ाएंगे तब यहाँ पे जो रेज ये सीधे जो निकल रहा था वो रेज क्या होगा? इधर परावर्तित हो जाएगा। यानी समझो पानी से गया और पानी से यहाँ से टकरा करके टोटल रिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो गया। क्या? अब यहाँ से जो रेज था वो क्या हुआ? सीधा नीचे निकल आया। इस फिनोमिना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक
परावर्तन। बाबू इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कई चीजें समझ में आया, एक बार और समझा दे रहा हूं। जब क्रांति कोण पर ही R 90 डिग्री होता है और यहां से जब एंगल थोड़ा भी बढ़ता है तो यहाँ पे प्रकाश का टोटल रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समझ में आया? और तीसरा चीज आपने जाना कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये भी समझ लेना, जब ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब होगा। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। अब इसमें पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वापस आता है, समान माध्यम में आता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ये समझ लेना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं बाबू। हाँ चलो अगला लेंस सूत्र होता है बाबू। लेंस सूत्र यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ f जो है फोकस दूरी है, v है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है वस्तु दूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर क्या होता है? देखो अभी मैं बोला जब भी क्रांति कोण से अधिक जब आपतन कोण का मान हो जाए, क्रांति कोण से जब भी क्रांतिक जो कोण था उससे अधिक अगर आपतन कोण का हो जाए, आपतन, तब जानते हो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बाबू होगा। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होगा। बी पर टिक लगाइएगा। अभी आपको पढ़ाया था बाबू, ये बात अभी पढ़ाया था। ठीक है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, वस्तु दूरी u है, तो प्रतिबिंब की दूरी v क्या होगा? तो इसको लेंस सूत्र से हम बना लेते हैं, बहुत आसान है। देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर बोलोगे, पहला ये होगा क्या, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, क्या ऑप्शन होगा आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी बाबू जो भी कोई इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा हो, जैसे पिछला था, तो आप जरूर इस स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। तो देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हम कर लेते हैं। ठीक बराबर, अरे यार तू क्यों भाव खा रहा है? देखो तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1/v, इधर क्या होगा 1/f, इसको इधर ला देंगे तो 1/u। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें भिन्न का जोड़ पता है, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे तो uf हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, u प्लस f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आया 1/v आ गया। ठीक है बाबू, अब क्या करोगे? पलट दोगे, देखो पलटोगे, v ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ भी uf ऊपर चला जाएगा और u प्लस f नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो बाबू क्या होगा, इसमें चारों में कौन सा होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर होगा बी, देख सकते हो, मिला सकते हो बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है? बेलनाकार लेंस होता है, समतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है? तो यहाँ तक आप वीडियो देखते आ गए हैं तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है। अवतल लेंस होता है जिसमें निकट दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी को क्या होता है? बढ़ाना होता है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष में किस चीज़ का प्रयोग होता है बाबू बताइएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है बाबू, क्या बात समझ में? इसका एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर होगा बी बाबू होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है बाबू? तो प्रकाश की गति कितना होगा? ये ऑप्शन बोलोगे 3 × 10 के पावर 4 होगा, 3 × 10 के पावर 10 होगा, या 3 × 10 के पावर 6 या 3 × 10 के पावर 8 होगा। बताइए तो आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा आंसर। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब वस्तु अनंत पे हो तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेंस पे बनेगा क्या? 2f पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा या अनंत पे बनेगा? बताइए कहाँ पर बनेगा?
तो आपको कई बार बाबू बताया हूं कि जब वस्तु उत्तल लेंस में ये f हो गया, यहाँ पर ये 2f हो गया, जब वस्तु अनंत पे हो, इधर अनंत पे हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर f हो गया, यहाँ 2f हो गया। तो अनंत पे रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब f पर बनता है। अब कई बार बताया हूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, यानी मुख्य फोकस पे बनता है बाबू। ऑप्शन नंबर बी होगा।